मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, मैंने अपने चैनल की 2 वर्ष पूरे होने की खुशी में आपको एक वीडियो मैंने कंटेंट क्या रहने वाला है अपलोड की थी और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा था, काफ़ी संख्या में उस वीडियो को लोगों के द्वारा देखा भी गया था। तो दोस्तों, मेरा शुरू से एक उद्देश्य था कि हमारा चैनल एक अच्छे लेवल पर पहुँचे, तो मैं एक नया कंटेंट इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ करने वाला था। तो वो कंटेंट था इंटरव्यू सीरीज, यानी कि इस सीरीज के माध्यम से मैं उन लोगों के संघर्ष की कहानी आपके सामने उन लोगों की जुबानी से शेयर करने के लिए मेरा हमेशा से ही प्रयास था कि आखिरकार सभी का गांव देहात में एक सपना रहता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें, और सभी का यही सपना होता है कि कैसे भी करके वो सरकारी नौकरी प्राप्त करें। लेकिन कुछ लोगों का वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है और कुछ लोग उस सपने से भी बढ़कर प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि संघर्ष तो सभी करते हैं, लेकिन क्या संघर्ष के अनुकूल उन्हें सफलता मिल पाती है, ये सिर्फ वही बताता है जो सफलता प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, हमारे साथ आज ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में 3 सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बेरोजगारी के दौर में एक नौकरी प्राप्त करना कितना मुश्किल हो रहा है, और इन भाई साहब ने बड़े ही मेहनत से 3 नौकरियां प्राप्त की हैं, और इन 3 नौकरियों को प्राप्त करने के पीछे इनका कितना बड़ा संघर्ष रहा है, क्या इनके संघर्ष की कहानी रही है, और इसी के साथ इन्होंने जो संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की है तो क्या इनके सफलता का मंत्र है, सब कुछ आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं। जितने भी अभ्यर्थी जिनका सपना है कि वो भी सरकारी नौकरी प्राप्त करें और वो भी वर्तमान में किसी न किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अब इस वीडियो को यहाँ से बिल्कुल भी ना तो स्किप करें, ना इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और आप मोटिवेट तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप उन चीज़ों को भी समझेंगे जिनकी वजह से आप डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बहुत कुछ हम इनसे पूछने भी वाले हैं, तो अगर हो भी जाए तो आप बिल्कुल भी बोरिंग फील मत करना, और मैं इतना आपको बिलीव दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को कितनी भी बड़ी हो जाए बोरिंग फील नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, यूपीएसआई के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बता दूं कि इनका रिसेंटली उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो भर्ती फाइनल हुई है उसमें ज्वाइनिंग लेटर भी सभी के लिए दे दिए गए हैं, और कल से ट्रेनिंग भी प्रारंभ हो रही है, तो इनका सिलेक्शन हो गया है, कल जाने वाले हैं। बड़े ही मुश्किल से इन्होंने हमें समय दिया है क्योंकि काफ़ी शेड्यूल इनका बिजी था, और प्रेजेंट में एमपी पुलिस में ये कांस्टेबल पद पर तैनात थे, वहाँ से इन्होंने रिजाइन दिया। यानी कि सफलताएं छोटी सी उम्र में बहुत ही प्राप्त की हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम लोकेश सिंह है। और कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं ग्राम अरदाया, थाना अछनेरा, तहसील करावली, जिला आगरा का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी एकेडमिक पढ़ाई क्या रही है अभी तक? जी, मैंने बीएससी से ग्रेजुएशन किया हुआ। तो आपकी वर्तमान में उम्र, क्योंकि ऑफ कैमरा है काफ़ी हमारी बातें हुई हैं, तो वर्तमान में उम्र आपकी 25 साल है, और आपने हमें ये भी बताया कि लगभग 6 साल से आप एमपी पुलिस में आरक्षी पद पर तैनात थे। तो इसका मतलब मात्र 19 साल की उम्र में आपने सफलता हासिल कर ली। जी, मेरी एमपी पुलिस की जो है कांस्टेबल की पहली भर्ती थी, जिसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। यानी कि उस भर्ती से पहले 18 साल की एज हो जाती है, उसके बाद हमारे इंडिया में ऐसी जो प्रक्रिया है कि जैसे ही आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो आप किसी भी विभाग में फॉर्म भरने के योग्य हो जाते हैं। तो आपकी उम्र 18 हो गई, 19 साल की उम्र में आपने सफलता प्राप्त कर ली, सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। उससे पहले आपने कोई भी भर्ती देखी? नहीं, उससे पहले कोई भर्ती नहीं देखी। एमपी पुलिस की मेरी पहली भर्ती थी। अच्छा, जो कांस्टेबल की थी। उसके बाद आपने पहली भर्ती में ही सफलता प्राप्त की। तो कितने आपका स्कोर आया था और कितने नंबर का पेपर था वो, और कितनी वैकेंसी थी? उस टाइम 9,500 वैकेंसी थी, उसमें 100 नंबर का पेपर था, जिसमें से कट ऑफ गई थी 62 पे गई थी। मेरे 74 मार्क्स थे, और रैंक
554 के आसपास थी, 554 के आसपास। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9,500 वैकेंसी थी जब इन्होंने एमपी पुलिस के लिए अप्लाई किया था फॉर्म, और उसमें से इनका जो स्कोर था उस स्कोर को देखते हुए लगभग इनकी 550 रैंक 9,500 बच्चों में बनी थी। तो अंदाज़ा तो आप वहीं से लगा लें कि शुरू से ही मेधावी रहे हैं। अच्छा, तो आपका जैसे कि एमपी पुलिस का क्या सिलेबस था? एमपी पुलिस में 30 नंबर का मैथ था, 30 नंबर रीजनिंग थी और 40 जनरल नॉलेज की थी। तो लगभग मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ओवरऑल 72 आपका स्कोर आप बता रहे हैं? जी 74। तो मैथ और रीजनिंग का आपका क्या स्कोर रहा था? मैथ और रीजनिंग में दोनों में मिला के 60 में से 57 मार्क्स थे मेरे। यानी कि 60 में से 57। तो आप पेपर में आपने इतना अच्छा स्कोर किया, तो आप जब प्रैक्टिस लगाते होंगे, तैयारी आपने की होगी, तो वहाँ तो मुझे लग रहा है कि बट्टे में से बट्टा आता होगा। जी, मैथ रीजनिंग बहुत शुरू से ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे हैं, और मैथ रीजनिंग पढ़ने में भी मुझे आनंद आता था। यानी शुरू से ही रुचि रही है? बिल्कुल रुचि रही है, पूरी रुचि रही है मैथ रीजनिंग में शुरू से ही। अच्छा, एमपी पुलिस की आपने तैयारी कोई स्पेशली कोई ऑफलाइन कोचिंग ली हो या कोई ऑनलाइन कोचिंग ली हो उस समय 2019 जब आपकी 19 साल थी? तो यहीं लोकल कोचिंग की थी, सर हैं चंद्रराम सर करके, उनसे। यानी ऑफलाइन कोचिंग की थी। लगभग कितने समय तक कोचिंग की थी आपने? जी कम से कम 6-7 महीने कोचिंग की थी। 7 जी। यानी कि सिर्फ आपने 6-7 महीने ऑफलाइन कोचिंग की, उसके बाद वो एग्ज़ाम आपने दिया और उसमें सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद आपने कंटिन्यू 6 साल तक नौकरी भी की। क्या यूपीएसआई के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली कि अब मुझे यूपीएसआई की तैयारी करनी चाहिए, और उसमें आपने सिलेक्शन भी ले लिया? तो एक आरक्षी पद पर रहते हुए ये कैसे मुमकिन हो पाया कि आपने यूपीएसआई, काफ़ी बड़ा उसका सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ आता है, आपने एग्ज़ाम क्रैक किया और फाइनल सिलेक्शन भी ले लिया? कैसे मुमकिन हो पाया ये सब? ये सिलसिला शुरू हुआ था भैया जी के, मेरे पिताजी हैं वो भी उस टाइम ग्रेजुएट थे, बीए किया हुआ था उन्होंने, आईटीआई भी किया हुआ था। तो उनका शुरू से ही सपना था, उन्होंने भी बड़ी तैयारियां की, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम में उलझे रह गए। तो उनका शुरू से सपना था कि मेरे लड़के, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे लड़के करें। उनका सपना था, ग्रेजुएशन उस समय के थे, वो कैसे भी करके सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उनका सपना था कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करें। लेकिन उन्होंने अपने सपने को अपनी औलाद, हमारी औलाद, हमारे बच्चे पूरा करें, ऐसा उनका सपना था कि जो मेरा सपना है वो अगर मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया तो मेरे बच्चे करें। वहाँ से आपको प्रेरणा मिली। तो मुमकिन कैसे हो पाया? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि कांस्टेबल की, चाहे वो एमपी पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, पुलिस कोई भी हो, कार्यभार बहुत ज़्यादा रहता है, जिम्मेदारी काफ़ी रहती है, और ये भी कहते हैं कि लगभग अगर रिजर्व में तो 24 घंटे की ड्यूटी देनी होती है। पढ़ाई के लिए समय कैसे मिलता था आपको? ऐसा है भैया जी, जैसा आदमी अगर मन में ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है। तो दिमाग में शुरू से यही था कि पिताजी का जो सपना है उसे पूरा करना है। जब मैं एमपी पुलिस में कांस्टेबल के लिए ज्वाइनिंग के लिए जा रहा था, खुश थे, सभी परिवार खुश था, लेकिन मेरे दिल में वही बात बैठी हुई थी। पिताजी चाहते थे कि अच्छी पोस्ट मिले, ऑफिसर पोस्ट मिले, तो उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने फिर वो वहीं से तैयारी शुरू कर दी। तो जैसे कि ये वैकेंसी आई थी और बहुत जल्दी ये भर्ती भी हो गई है, तो लगभग आपने हाईएस्ट नौकरी करते हुए एक दिन में कितने घंटे तक पढ़ाई की? कितना समय आपने तैयारी के लिए एक 24 घंटे में से ड्यूटी करते हुए निकाला, और कैसे आप मैनेज करते थे समय को? ड्यूटी के साथ पढ़ाई करने में बहुत सारी परेशानियां हुई। ये है कि आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। जैसे कोई लड़का तैयारी कर रहा है तो सब ताने मारेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, तो ऐसा ही मेरे साथ था। लेकिन मैं सिर्फ अपने तैयारी में लगा रहा, और जैसे नाइट ड्यूटी है तो नाइट में ड्यूटी करके दिन में पढ़ता था, या डेली नाइट ड्यूटी लगवा ली। ड्यूटी पे भी मैं हमेशा अपनी किताबें साथ में रखता, जहाँ टाइम मिलता वहाँ खोल के रख ले, पढ़ने लग जाता। और आजकल तो मोबाइल है, जहाँ भी
टाइम मिलता मोबाइल खोल के मैं ऐप के थ्रू पढ़ने लग जाता था। तो ड्यूटी के साथ ऐसे ही मैनेज किया। मोबाइल इसमें बहुत बड़ा अच्छा साधन रहा, जिससे आपकी इस सफलता में सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा है तो वो आपके ऑनलाइन स्टडी रही है। अच्छा, जैसे कि अब आप तैयारी करते होंगे, आप पर तैयारी करने का जुनून था और आप कहीं भी, आपने बताया कि जैसे भी मुझे जहाँ भी समय मिलता था तो मैं अपनी तैयारी करने लग जाता था। इस दौरान आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी भी आप पर नज़र पड़ती होगी, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया या वो सिर्फ ये बोलते थे कि भाई अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो और ये क्या तुम कहीं भी पढ़ाई वढ़ाई करने लग जाते हो? ऐसा कुछ ऐसे वाक्य आपकी लाइफ में हुए कुछ? नहीं, जैसे अधिकारियों का ये रहता है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, कि अगर आप ड्यूटी के साथ पढ़ाई कर रहे हो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो ड्यूटी के साथ लापरवाही कर रहे हो तो फिर वो नाराज़ होते हैं। तो मेरी सबसे अच्छी खूबी यही थी कि मैं तैयारी तो करता था, लेकिन ड्यूटी के साथ कभी भी मैंने लापरवाही नहीं की। और वो सब इसी बात से बहुत खुश रहते थे कि ड्यूटी पे बिना लापरवाही किए अपनी तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने सभी ने मिल के मुझे बहुत सपोर्ट किया, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में मुझे सपोर्ट किया। छुट्टी लेनी हो, चाहे किसी भी कोई भी काम हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। यानी कि आपको जो भी ड्यूटी के दौरान जिम्मेदारी दी जाती थी तो उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाते थे और उसके बाद आप अपनी तैयारी के लिए समय निकालते थे। इसकी वजह से अभी तक यानी कि पूरे 6 साल के कार्यकाल में आपको किसी भी अधिकारी की डांट का शिकार नहीं होना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कभी ड्यूटी के साथ लापरवाही नहीं की। तैयारी अपनी जगह थी, ड्यूटी अपनी जगह। ड्यूटी पे हमेशा समय से पहले ही पहुंच जाया करता था। अच्छा, जैसे कि आपका शुरू से ही सपना था, आपके पिताजी का जो सपना था वही सपना आपने अपना बना लिया था कि एक अच्छी पोस्ट पर आप पहुँचें और अच्छी पोस्ट पर नौकरी प्राप्त करें। लेकिन काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में कि वो तैयारी करते हैं अच्छी पोस्ट के लिए, लेकिन इस दौरान उनका निचले स्तर की पोस्ट पर भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर सिलेक्शन नहीं लेते हैं। आपके अनुसार क्या ये सही है? ये ज्ञानू भैया जी, आप अपने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल कंडीशन के उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम गांव में थे तो हमें सिर्फ ये लगता था कि जो नौकरी है बस नौकरी लगना है। हमें रैंक का कोई वो अंदाज़ा नहीं था कि रैंक भी होती है, सब इंस्पेक्टर भी होता है, इंस्पेक्टर भी रहते हैं, IPS भी रहते हैं। ये हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। हमें तो सिर्फ ये रहता था कि नौकरी लगना है। क्योंकि जैसा गांव में जागरूकता बहुत कम रहती है, बताने वाला भी कोई नहीं रहता, तो हमें तो सिर्फ यही था नौकरी लगना है। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं फिर रैंक देखते हैं कि अरे यार रैंक भी कोई चीज़ होती है। और हमें तो शुरू से पिताजी बताया भी करते थे कि ऑफिसर पोस्ट भी होती है, उनके लिए ट्राई करना। तो वहीं से प्रेरणा। अच्छा, ओवरऑल अब देखा जाए तो ये बताइए कि काफ़ी अभ्यर्थियों का ये मानना होता है और ऐसी सोच रहती है कि अगर वो अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक है, इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ठीक है, और वो किसी विभाग को ज्वाइन कर लेते हैं अपने कोई निचले स्तर की, क्योंकि तैयारी अगर हम बड़े एग्जाम की कर रहे हैं और हमारी तैयारी अगर अच्छी होती है तो इस दौरान हम छोटे एग्जाम को ईजिली क्रैक कर लेते हैं। तो क्या छोटे एग्जाम को क्रैक करने के बाद अगर वो ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो जैसे आपने तो ये पॉसिबल करके दिखा दिया है, तो क्या ये वो भी पॉसिबल उनके लिए भी रहेगा कि छोटी पोस्ट पर रहते हुए भी आप अच्छी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं? बिल्कुल, जो व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है ज़िंदगी में, अगर वो सच्चे मन से चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि मैं कहीं अलग से आया नहीं, मैं भी इसी दुनिया का हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच में ही पढ़ा लिखा हुआ हूँ। तो मन में कोई बात ठान ले ना जिसने, वो कुछ भी कर सकता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जो तुम सोच सकते हो वो कर सकते हो, तो पहले सोचो उस चीज़ को। अगर जो तुम सोच रहे हो वो कर भी सकते हो। यही मेरे लिए एक ऐसी पंक्ति थी जो मोटिवेट करती रहती थी, मैं ये सोच रहा हूँ तो मैं कर भी सकता हूँ ये। अच्छा, जैसे कि आपने 19 साल की एज में MP पुलिस में ज्वाइनिंग ले ली, उसके बाद फिर आपने एक एग्ज़ाम भी दिया UP पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, वहाँ भी आपने एग्ज़ाम क्रैक किया और ज्वाइनिंग की, सिलेक्शन ले लिया, लेकिन ज्वाइनिंग आपने नहीं की उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए। आखिर क्यों? और ऐसा आपने क्या ठीक नहीं समझा कि अगर मैं
एमपी पुलिस में अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वहाँ मैं जॉइनिंग नहीं लूँ, अगर ले लूँगा तो मेरी तैयारी में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ऐसा आपके मन में क्यों आया, क्यों नहीं आपने जॉइनिंग ली? इसमें ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि सेम रैंक थी और मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही थी। मैं अभी एक ट्रेनिंग करके आया था, फिर दूसरी ट्रेनिंग पे जाता, पढ़ाई मुझे बीच में फिर छोड़नी पड़ती। मैं स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहता था और वही शुरू से जो पिताजी का सपना था वही कि ऑफिसर बनना है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लेनी है। तो इसी चक्कर में मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए वो ज्वाइन नहीं किया था। बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे, अरे अपना स्टेट अपना होता है, और एमपी पुलिस के प्रति लोगों के भी बहुत नेगेटिव थिंकिंग है कि वहाँ सैलरी कम है, जैसा कि वहाँ कुछ है नहीं ऐसा, 1-2 हज़ार का फ़र्क है, वैसे कुछ ज़्यादा भी नहीं है। पर उन सब से मैं नेगेटिव कमेंट से लड़ते लड़ते अपने टारगेट पे फोकस रहा और जो टारगेट मैंने पाया। यानी कि आपके मन में सिर्फ ये था कि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उस पीरियड में मैं बिल्कुल भी चाहकर भी तैयारी नहीं कर पाऊँगा, इस वजह से आपने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जैसे कि अब भाई इन्होंने एमपी पुलिस में ज्वाइनिंग ले ली, एक नौकरी इनकी वो हो गई, उसके बाद इन्होंने तैयारी, इनका सपना था यूपी पुलिस एसआई के लिए और साथ ही आप कह सकते हैं कि अच्छी पोस्ट के लिए। उसके बाद फिर इन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म इन्होंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि तैयारी तो इनकी शुरू से बेस्ट थी, तो वहाँ भी इनका सिलेक्शन हो गया। ज्वाइनिंग नहीं ली, ज्वाइनिंग क्यों नहीं ली, रीज़न बता दिया कि जो ट्रेनिंग करनी पड़ती भाई वो तो करनी पड़ेगी, और वो टाइम पीरियड इनका ऐसे ही चला जाता और इनकी जो तैयारी की जो इनका जो टाइम टेबल जो इनका शेड्यूल था उसमें बाधा उत्पन्न होती। उसके बाद इन्होंने फिर बरकरार वैकेंसी आई और इन्होंने मन लगा के तैयारी की और आखिरकार यूपी पुलिस एसआई में इनका सिलेक्शन हो गया। कितने क्वेश्चन सही थे आपके 160 में से? 160 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे 128 थे। लगभग मेरिट क्या रही है मेरिट इस बार? मेरिट ओबीसी की 305 थी और मेरे जो मार्क्स हैं 330 बन रहे थे। लगभग कितनी 9,200 वैकेंसी थी ना इस बार? ये 9,534 वैकेंसी। ये भी तो लगभग ओबीसी में आपकी 305 मेरिट गई थी, मेरे 330 नंबर थे। तो ओबीसी की जो मेरिट थी वो लगभग 305 नंबर पर गई थी और 330 इनका स्कोर था, लगभग 25 नंबर इनके ज़्यादा थे। तो यानी आप समझ सकते हैं कि तैयारी में तो इन्होंने कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब आखिरकार बस आप हमें ये बताइए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि जिनका सपना सिर्फ ये होता है कि कैसे भी करके सरकारी नौकरी मिल जाए, जबकि वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ होते हैं और अगर वो चाहें तो बहुत तो अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने अंदर की कैपेसिटी देखनी चाहिए कि हाँ हमारा लेवल क्या है। किसी ने छोटे स्तर की भी नौकरी प्राप्त कर ली है, कांस्टेबल रैंक पे है या वो है, तो वो फिर अपनी कैपेसिटी को देखे, मेरी क्षमता कितनी है, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। अगर उसे अपने आप में क्षमता लगती है, दूसरों को कहने से नहीं, अपने आप में देखना चाहिए, तो वो बड़ी तैयारी के लिए बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए और बिल्कुल मेहनत सफल भी होती है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे माता पिता हैं और हम 3 भाई हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूं, और मेरे 2 छोटे भाई हैं। छोटे ने बीटेक इंजीनियरिंग की है, वो भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। छोटा भाई है वो एसएससी सीजीएल 2020 सिलेक्टेड है, 2021 भी सिलेक्टेड है, 2022 का भी उसने फेज फर्स्ट में क्लियर कर लिया है। यानी कि ये 3 भाई हैं, सबसे बड़े घर में यही हैं, और जो दूसरे नंबर के हैं उन्होंने बीटेक किया था तो एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं, और जो तीसरे नंबर के हैं वो इनसे भी अव्वल हैं पढ़ाई में। तो उनके लिए तो जब बड़े भाई ऑलरेडी इन्होंने 2000 जब इनकी 19 साल की एज थी तभी इन्होंने सफलता हासिल कर ली थी, तो प्रेरणा देने के लिए ये बहुत थे। इनके साथ साथ पिताजी से ये प्रेरणा लेते थे तो पिताजी भी उनको प्रेरणा देते थे, और इसका फ़ायदा उनको भी हुआ, और उन्होंने सीजीएल में बता रहे हैं कि अच्छी लगभग 2020, 21, 22 तीनों में उन्होंने सफलता हासिल की है। क्योंकि आपको पता ही सीजीएल का तो एक अच्छी पोस्ट के लिए सीजीएल वाले तो देते ही रहते हैं जब तक उनको अपने मन मुताबिक पोस्ट ना मिल जाए। यानी कि इनका यूपीएसआई में हो गया है और जो तीसरे नंबर के भाई हैं उनका सीजीएल में हो गया है। तो ये बहुत ही गौरवान्वित पल रहता है प्रत्येक
परिवार के लिए कि एक घर में तीनों के तीनों बेटे अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो अब पिताजी कैसा फील करते हैं और पिताजी का क्या रिएक्शन है? पिताजी मेरे बहुत सरल स्वभाव के हैं, कभी भी दिखावा नहीं करते कि अब भी उनका वही पहले जैसा ही नॉर्मल दिनचर्या है, नॉर्मली स्वभाव है और अंदर ही अंदर लेकिन बहुत खुश हैं, प्राउड फील करते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ मैंने जो सपना देखा वो मेरे लड़कों ने पूरा किया, तो बहुत खुशी होती है उनको भी। तो अब आपके पिताजी का सपना था, तो पिताजी का सपना आपने पूरा किया है और करना भी चाहिए प्रत्येक बच्चे को अपने पिताजी का। लेकिन साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं अब ये भी लग रहा है पिताजी को कि हाँ भाई, इन्होंने जो मेरा सपना था वो तो पूरा कर लिया, अब और कुछ और बड़ा करें, ऐसा कुछ पिताजी की तरफ से कोई अभी कमेंट आया है? अभी तक कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर पिताजी कुछ बोलेंगे तो उसको करने का भरपूर प्रयास रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि मेरा ये मानना है ज्ञानू भाई कि अगर माँ बाप का सपना पूरा नहीं किया तो ज़िंदगी बेकार है। जो माँ बाप जो सपना देख रहे हैं, चाहे वो किसी के माँ बाप का सपना रहता है कि मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, चाहे वो 4th ग्रेड में हो या किसी भी ग्रेड में हो, तो उनके बच्चों को वो सपना भी पूरा करना चाहिए। किसी के माँ बाप का सपना रहता है कि मेरा बच्चा ऑफिसर बने, तो छोटा सपना हो या बड़ा सपना हो, पर हर बच्चे का फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करे और उसको पूरा करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देनी चाहिए। ये मैंने रामायण में भगवान श्री राम के मुख से ये बात सुनी थी, ये भी बात मुझे बहुत अंदर तक लगी थी कि माँ बाप भले ही बच्चों से ना कहें, लेकिन बच्चों का यह कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप के सपने को जानकर उनको पूरा करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देनी चाहिए। ये बच्चों का कर्तव्य होना चाहिए। तो आपने पिताजी का सपना पूरा किया और कहीं ना कहीं आपने अपने करियर की स्टार्टिंग MP पुलिस आरक्षी से की और उसके बाद फिर आपने UP पुलिस आरक्षी पद पर भी सिलेक्शन प्राप्त किया और आज आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्शन प्राप्त किया है और आप इस बार ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि इनका जो सपना था वो सिर्फ इन्हीं का सपना नहीं था, पिताजी का सपना था, वो इन्होंने पूरा किया। क्यों पूरा किया? बहुत अच्छी 2-3 बातें इन्होंने बताई, रामायण का भी उदाहरण दिया। ऐसा ही मेरा भी यही मानना है कि प्रत्येक औलाद को अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के पहले इंटरव्यू सीरीज का बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू दरोगा जी के द्वारा आपको देखने को मिला। ऐसे ही शानदार इंटरव्यू सीरीज के साथ हम फिर से एक नए दरोगा जी का इंटरव्यू लेकर आएंगे। उनकी भी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इनके जो सफलता के मंत्र थे वो भी बताए कि इन्होंने कैसे 24 घंटे में आरक्षी पद पर तैनात होकर भी ड्यूटी करते हुए भी कैसे पढ़ाई के लिए समय निकाला। और अगर आपने अपने मन में ठान लिया तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं रहता, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं रहता है, सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही शानदार वीडियो अगर आपको देखनी है और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार इंटरव्यू देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भैया और कुछ कहना चाहते हैं? ध्यान से सुनें। मैं आपको भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे संघर्षों को जानने की पहल शुरू की और लोगों तक पहुंचाना चाहा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लवकुश भाई। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मन लगा के कीजिए, मेरे आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं। अगर मुझसे अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है, अगर मेरी कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे ऑफिस का नंबर देख रहे होंगे, उस नंबर पे आप मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी कोई भी अगर आपकी परेशानी है उस परेशानी को मेरे साथ शेयर कीजिए और पॉसिबल होगा तो मैं उस परेशानी को आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।